guys, welcome back to my channel Commerce Bandhu. So today हम अपनी 21 commitment series का पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं with dissolution of partnership firm. Now let's begin. Dissolution of partnership firm. What does it mean? The firm closes down its business and comes to an end. Dissolution of partnership firm का मतलब है कि firm dissolve हो गई, firm का business अब बंद हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ही बात है। नहीं, इट्स नॉट द सेम थिंग। ये एक बात नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कि फर्म क्लोज डाउन हो गई, सारे पार्टनर इधर उधर चले गए, अब फर्म में कुछ भी नहीं है, ना फर्म की कोई एसेट्स बची है ना लायबिलिटीज बची है। जितनी एसेट्स थी वो सेल ऑफ हो गई और लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी गई। अगर कुछ बचा तो पार्टनर्स में बटा। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस यानी एक पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता। इसमें पूरी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। डिसॉल्व हो चुकी है का मतलब एसेट्स सेल ऑफ हो गई सारी, लायबिलिटीज पेड ऑफ हो गई सारी। अगर कुछ बचा लेफ्ट तो वो बटा कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहां पार्टनर्स में, कहां पार्टनर्स। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोग इस पे फोकस करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होती है। क्या मोड्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने को? बहुत सारे मोड्स होते हैं। पहला मोड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मीन्स दो पार्टनर है, दोनों एग्री हुए तो पार्टनरशिप फर्म बन गई। दोनों एग्री हुए और कहने लग गए पार्टनरशिप को चलो खत्म करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। दैट इज कॉल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? अगर कोई फर्म वो अनलॉफुल हो जाए, उसका बिजनेस अगर अनलॉफुल हो जाए, जो लॉ की नजर में इलीगल है, अनलॉफुल हो गया है, तभी पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाती है। और बिसाइड्स दैट अगर कोई पार्टनर या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई घटना घटित हो जाए, अगर कोई इवेंट हैपेंड हो जाए, तब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। भैया ये कौन सा इवेंट हैपेंड हो जाएगा जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो ए और बी इन्होंने पार्टनरशिप की, एक ब्रिज बनाते हैं। तो ब्रिज 2 साल में बनके तैयार हो गया और जैसे ही वो ब्रिज बन गया तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी वो ऑब्जेक्टिव अब फुलफिल हो चुका है। अब ब्रिज बनके तैयार हो चुका है। नाउ इट कम्स टू एन एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है बाय नोटिस। नोटिस देकर भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को नोटिस भेजता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दो, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और लास्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट को किसी पार्टनर ने एप्लीकेशन दी है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होने के लिए किसी रीजन से, तो भी कोर्ट ऑर्डर देके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये 5 कारण होते हैं, 5 रीजंस होते हैं, 5 मोड्स होते हैं, आप कह सकते हो कुछ भी, जिसके थ्रू पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है। ये 5 मोड्स जो हमारे लिखे हुए हैं, जनरली ये 5 मोड्स होते हैं। नाउ अब हमने थ्योरी की बात कर चुके हैं कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसकी मीनिंग क्या है और इसके मोड्स क्या है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान की भी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे 4 अकाउंट्स बनते हैं। पहला रियलाइजेशन,
फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। या तो कैश अकाउंट बनेगा और बैंक अकाउंट बनेगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली वसूली खाता, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, कैश और बैंक। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट केवल यहां पे बनने हैं। यहां पे आपको बैलेंस शीट नहीं दिख रही होगी। अब बैलेंस शीट क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए नहीं दिख रही है बैलेंस शीट बिकॉज फर्म तो डिसॉल्व हो गई, सारी एसेट्स सोल्ड ऑफ हो गई, लायबिलिटीज पेड ऑफ हो गई, कुछ बचा क्या? नहीं ना। तो फिर बैलेंस किस बात का, जब कुछ बचा ही नहीं, तो जब बैलेंस नहीं तो बैलेंस शीट कहां से आएगी? इसलिए बैलेंस शीट यहां पर नहीं होती है। तो अगर टर्म 2 के लिहाज से देखा जाए तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें पूरा ये चारों अकाउंट्स बनाने के लिए एग्जाम में आने के चांसेस कम है। माइट भी आपसे कहा जाए कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, ऐसा भी आ सकता है। तो आप फोकस करो पूरे क्वेश्चन पर अभी, और अगर बीच का कोई भी एक पार्ट आ जाता है या कुछ भी आपसे जनरल एंट्री इवन बनाने के लिए कह देता है तो आप कर लोगे। फोकस आप पूरे पे करो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं आपको अभी लास्ट में समझाऊंगा कि क्वेश्चन टर्म 2 में कैसे आएंगे। ओके, आपने इस चैप्टर में ये समझ लिया कि कितने अकाउंट्स बनने हैं, 4। अब उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये इस चैप्टर का बेस क्या है। अगर हमने एक बार बेस समझ लिया तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर हम बेस नहीं समझ पाए तो फिर हम लर्न करने लगेंगे, और लर्न करने लगेंगे तो शायद गलतियां हो जाएं। तो एक समझने की कोशिश करो आप लोग। ये बैलेंस शीट है। पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर हो, आपको बैलेंस शीट की समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। दैट इज अ लायबिलिटी। ओके, दिस इज असेट्स। ठीक है, लायबिलिटीज में पार्टनर की कैपिटल होती है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व और भी रिजर्व्स होते हैं। ये पार्टनर का लोन है, 20 लोन। ये बैंक का लोन है। ये अपने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, अनअर्न्ड इनकम। ओके, फिर अगर असेट्स की बात करें तो सबसे पहले फिक्स एसेट, गुडविल, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिर करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, फिर फिक्टिशियस एसेट्स होती है, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये अपना सीक्वेंस है। तो इसमें सबसे पहले कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर पार्टनर्स लोन, फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर से मैं बता रहा हूं, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, पार्टनर्स लोन, यहां से एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो ये अपना एसेट का पार्ट है। अब होगा क्या, ये बैलेंस शीट है, फर्म डिसॉल्व होने वाली है। तो डिसॉल्व होने वाली है तो सारी एसेट्स सेल ऑफ होनी है और सारी लायबिलिटीज पेड ऑफ होनी है। तो पूरी बैलेंस शीट को खाली हो जाना चाहिए। जैसे एक फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है, ये सेम उसी तरह है जैसे आप एक घर तोड़ रहे हो, आप एक घर पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो घर के अंदर का सारा सामान पहले बाहर निकालोगे तभी तो उसे डिस्ट्रॉय करोगे ना। तो इसी तरह सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी बैलेंस शीट को खाली करना है। तो बैलेंस शीट खाली करने के लिए आपने एक बंदा रखा, वसूली भाई। वो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो जो भी एसेट्स हैं जो कैश में रियलाइज हो सकती है, मींस बिक सकती हैं, जो बिक सकती है, वसूली भाई उन्हें पहले अपने पास ले जाएगा। तो गुडविल को यहां पर एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये कोई वीआईपी एसेट नहीं है जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में आप करते थे, ये वीआईपी एसेट नहीं है, ये एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होगी। जैसे बाकी एसेट ट्रीट होते हैं, फिक्स एसेट बाकी ट्रीट होते हैं, वैसे ही गुडविल भी ट्रीट होगी। तो सबसे पहले जितने भी आप यहां पर एसेट्स देख रहे हो, फिक्स एसेट, सब ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर हो जाएंगे कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी हमारी ये जो सारी एसेट्स है ये ट्रांसफर हो गई। फिर
करंट एसेट्स की बात करें तो बिल रिसीवेबल ये भी ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, सन्ड्री डेटर ये भी ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रीपेड एक्सपेंस ये भी ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑलरेडी कैश में है। मैंने क्या बताया, जो एसेट्स बिक सकती है यानी जिसके बदले में कैश मिल सकता है वही एसेट्स ट्रांसफर होती है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर फिक्टिशियस एसेट, ये तो असली एसेट्स है ही नहीं भाई, ये तो फिक्टिशियस एसेट्स है, मानी गई एसेट्स है, इट इज नॉट अ रियल एसेट्स। तो ये कहां, इसके बदले में कैश तो मिलेगा नहीं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो गई। अब लायबिलिटीज की बारी, अब किसकी बारी? लायबिलिटीज की बारी। तो अब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब वसूली भाई ने एसेट्स तो ले ली रियलाइजेशन अकाउंट में, भैया सिर्फ एसेट्स ही लोगे क्या? सिर्फ मलाई खाओगे क्या? अरे भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लो, लायबिलिटीज भी तो लो। तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो यहां से शुरू हुई है, सब वसूली भाई को लेनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मींस सारी एसेट्स जो मैंने यहां पे बताई, फिक्स एसेट और करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं, और करंट एसेट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। और फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसलिए कि वो असली रियल एसेट है ही नहीं। वो कौन सी एसेट है? वो नॉट रियल एसेट है, यानी उसके बदले में हम कैश रियलाइज नहीं कर सकते। दैट इज वाई ये ट्रांसफर नहीं होती। ओके, तो ये सारी चीजें ट्रांसफर हो गई। तो सर इसका क्या ये बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी क्या फिक्टिशियस एसेट? नो, हर एक अकाउंट को खाली होना पड़ेगा। मकान, हाउस, जो भी आपको कहना है बोलो, घर को खाली होना पड़ेगा, एक एक एसेट को बाहर निकलना पड़ेगा, एक एक लायबिलिटी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो सर फिक्टिशियस एसेट का क्या होगा, समझाइए। तो भाई अगर इसे वसूली भाई नहीं ले जा रहे तो फिर इसे पार्टनर ले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी किसका हक है? भैया पार्टनर का हक है रिजर्व एंड सरप्लस में, इसे भी पार्टनर्स कैपिटल में ले जाएंगे। कैपिटल, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जानी ही जानी है। तो इट मींस पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई, सारी एसेट्स खत्म हो गई? नहीं, अभी बाकी है, लायबिलिटी में भी बाकी है। क्या? बीज लोन। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अब सारी लायबिलिटीज खत्म हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट द एसेट। कोई एसेट बची है? हाँ, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में चली जाएगी। तो अब मेरी सारी लायबिलिटी और सारी एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होती है? एक आइडिया आपको मिल गया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट में क्या ट्रांसफर हो रहा है, और पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्या ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। और यही 4 अकाउंट हमें बनाने हैं, और कौन सी आइटम कहां ट्रांसफर होती है, आई होप सो ये थोड़ा आइडिया आपको मिल गया। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि कौन सी एसेट, कौन सी लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर होती है, ये आपको धीरे धीरे याद भी होने लगेगा। तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि 4 अकाउंट बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश और बैंक। और कौन सा अकाउंट कहां ट्रांसफर होता है ये आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख लीजिए, समझ लीजिए, और इससे एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपके जरूर काम आएगा। तो वेल गाइस, इस वीडियो को एंड करने से पहले
मैं इस सेशन को समराइज करता हूं आपके लिए, बिकॉज वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो डिसोल्यूशन में हमने आज 4 बातें सीखी है। 4 बातें मींस 4 अकाउंट सीखे हैं कि 4 अकाउंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन, द सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल, द थर्ड वन इज पार्टनर्स लोन एंड द लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात सीखी है वो ये सीखा है कि कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाता है। तो आई होप सो यहां तक आपकी क्लैरिटी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो जरा भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और बेल आइकन इसको भी आप प्रेस कर लेना प्लीज। ओके गाइस, बाय एंड टेक केयर।